की बच्ची की रहस्यमयी मौत के केस के चलते सवालों के घेरे में है। विपक्ष ने अब इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की। पीड़िता दीघापुर के लीलावती भंडारी हाई स्कूल की 7वीं कक्षा की छात्रा थी। 2 हफ्ते पहले रहस्यमयी परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई। हमने पीड़िता की मां से विशेष रूप से बात की। हम लोग तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक हमारी बेटी की दोषियों को फांसी नहीं दी जाती। हमें पुलिस की गई जांच पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैंने और मेरे पति ने फैसला किया है कि जब तक हमारे केस की जांच बड़े अधिकारी नहीं करते तब तक हम पुलिस थाने के सामने ही भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। मैं दीघापुर के लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। पीड़िता के माँ बाप को लगता है कि पुलिस पीड़िता उनके परिवार के साथ नहीं है, उन्हें न्याय नहीं दिला सकती। उन्हें लगता है कि पुलिस और कई समाज सेवक दबाव में हैं, इसलिए वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जो भी उस बच्ची और उस परिवार के साथ खड़ा है, मैं उन सभी को विश्वास दिलाता हूं कि उस बच्ची की मौत के पीछे जो भी जिम्मेदार है उन सबको सजा होकर रहेगी। हमने फैसला लिया है कि इस केस को सबसे काबिल क्राइम ब्रांच की टीम को सौंपेंगे, जो इस केस की तह में जाकर सच्चाई को सामने लाएगी। और मैं आप सभी को आश्वासन देता हूं कि आगे चलकर हम ये केस फास्ट ट्रैक कोर्ट के सामने लाएंगे। ब्रेकिंग न्यूज, दीघापुर रेप केस की इन्वेस्टिगेशन को पुलिस की नाकामी को देखते हुए पुलिस के हाथों से हटाकर क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। क्या वाकई मामले की वास्तविक जांच करके सच्चाई को सबके सामने लाया जाएगा या फिर पहले की तरह फिर से केस को दबाने की कोशिश की जाएगी? सर, ये श्रुति महतो केस की फाइल है। इसमें लोकल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी है। पढ़ी तुमने? कुछ दबाने की कोशिश की गई है क्या? पहली नजर में तो लग नहीं रहा है सर, पर इस केस में जितना हंगामा हुआ है काफी लोगों ने काफी कुछ करने की कोशिश की होगी। ठीक है, शुरुआत से शुरू करते हैं। बताओ लड़की को एग्जैक्टली क्या हुआ था? यस सर। सर, मामला 14 जुलाई का है। विक्टिम का नाम है श्रुति, उम्र 10 साल। बहुत बुरी तरह से ब्लीडिंग हो रही थी सर। विक्टिम को लीलावती भंडारी हाई स्कूल, जहां पर वो पढ़ती थी, वहां से सीधा हॉस्पिटल ले जाया गया था। इस दौरान उसकी हालत बद से बदतर हो रही थी। श्रुति को उसके स्कूल की 2 मेट सादिया बेग और आरती पासवान डीएल मेमोरियल हॉस्पिटल लेकर गए थे। खून रुक ही नहीं रहा है, क्या करें? क्या कर सकते हैं? जल्दी चलिए भैया, हालत खराब है बच्ची की। हेलो हेलो, कावेरी महतो? हाँ, कावेरी बोल रही हूँ। मैं महेश चतुर्वेदी बोल रहा हूँ, लीलावती भंडारी स्कूल का कोऑर्डिनेटर। आप जल्दी से डीएल मेमोरियल हॉस्पिटल पहुंचिए। क्यों महेश जी, श्रुति तो ठीक है ना? आपकी बच्ची को बहुत ब्लीडिंग हो रही है। अब ज्यादा सवाल मत कीजिए, जल्दी हॉस्पिटल पहुंचिए। अरे लेकिन हुआ क्या है श्रुति को? खून बह रहा है बता रहे थे, कुछ साफ साफ नहीं बोले मैंने, और बस जल्द से अस्पताल पहुंचने को कहा है। सिस्टर, हमारी बच्ची कैसी है? श्रुति नाम है उसका। स्कूल वाले लाए, कहाँ है वो? कौन, वो 10 साल की बच्ची? हाँ। जिसकी ब्लीडिंग हो रही थी? हाँ वही, कहाँ है? वो तो मर गई, मरी हुई तो लाए थे उसको यहाँ। ज्यादा खून बह जाने की वजह से मौत हो गई। आखिर श्रुति महतो के साथ स्कूल में ऐसा क्या हुआ था? कई सवाल सर उठा रहे थे और इन सवालों के जवाब इस 10 साल की बच्ची के साथ हुए भयानक अपराध के रूप में सामने आने वाले थे। मनोहर भाई, स्कूल वाले लेके गए थे ना, क्या कहा उन लोगों ने? हुआ क्या था श्रुति को? कुछ नहीं बोले वो लोग। हॉस्पिटल वाले तो ठीक से देखने में नहीं दिया हमारी बेटी को। अरे ऐसा क्या हो गया स्कूल में? कल ही तो शाम को खेल रही थी निशा और मोनू के साथ, तब तो एकदम ठीक थी। अरे स्कूल भी हंस खेल कर गई थी। कोई तकलीफ होती तो मेरी बच्ची मुझे नहीं बताती क्या? मैंने ही स्कूल छोड़ा था उसको, पैसे भी मांगी थी। बोली मम्मी सब लोग गोला खाते हैं स्कूल में, हम भी खाएंगे। मम्मी 5 रुपए चाहिए, गोला खाना है, सब लोग खाते हैं। ऐसे नहीं है, पगार आने दे दूंगी 2 हफ्ते बाद। 2 हफ्ते बाद? मम्मी 2 हफ्ता कितना दूर है? 2 हफ्ते में कुछ हो गया तो? श्रुति, ऐसा नहीं बोलते बेटा, समझदार हो रही है ना तू, पैसे बचते नहीं है ना। लेकिन 2 हफ्ते बाद पक्का दे दोगी ना? पक्का दे दूंगी। बोल रहे थे बहुत खून बह गया इसलिए नहीं बची। कावेरी, मनोहर भाई, पक्का स्कूल में ही कुछ हुआ है, पता करो। स्कूल वाले कुछ छुपा रहे हैं। अरे ऐसे कैसे खून बह गया? कहाँ से बह गया? पता क्यों नहीं ये लोग? तो ये सेक्सुअल असॉल्ट हो सकता है। बिना एग्जामिनेशन किए कुछ भी बताना जल्दबाजी होगी। खून काफी बहा है, पहले ये देखना होगा कि ये पीरियड्स था या कुछ और। किसी तरह का एक्सीडेंट हुआ होगा, खेल कूद या कोई चोट। इसमें टाइम लग सकता है, मुझे मेरी टीम के साथ इस पर काम करना होगा, उसके बाद ही मैं आपको कुछ बता पाऊंगा। हुआ क्या था एग्जैक्टली? सर उस वक्त हिंदी की क्लास चल रही थी, तब मैंने देखा कि श्रुति लास्ट बेंच। स्कूल का स्टाफ क्या छुपा रहा है, ये तो आपको गहराई में जाकर पता करना चाहिए। क्या छुपा रहे हैं हम?
देखिए वहाँ जो भी था वो पुलिस को मिला है और उसे जांच के लिए भेज दिया गया है। देखिए आप एक काम करिए, आप जगदीश जी से ही पूछिए कि अगर उन्हें कुछ पता है तो वो सामने आए और हमें भी बताए। और वैसे भी जगदीश जी इन्वेस्टिगेशन पूरा होने से पहले अपना फैसला सुनाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो जो कुछ पूछना है आपको उनसे पूछो, ना पुलिस से ना हमसे। हमें कुछ नहीं पता। श्रुति महतो की मां कावेरी महतो दूसरों के घरों में मेड का काम करती है। कावेरी सुबह से लेकर शाम तक अलग अलग घरों में काम करते हुए अपना वक्त गुजारती है। श्रुति का पिता मनोहर महतो पेशे से इलेक्ट्रीशियन है। वह इलेक्ट्रिक स्टोर पर काम करता है। अपने स्कूल से छूटने के बाद हर शाम श्रुति अपनी बहन निशा को उसके स्कूल से लेते हुए घर आती। इसके बाद वो दोनों बच्चियां अपने पड़ोसी कालू यादव और प्रमिला के घर में रहती जब तक उनकी मां कावेरी काम से वापस नहीं आ जाती। कालू यादव पेशे से प्लम्बर है, जो कि काम के बीच दोपहर में खाना खाने के लिए घर आता है। श्रुति और निशा हर शाम कालू और प्रमिला यादव के बेटे मोनू के साथ तब तक खेलती रहती थी जब तक कि उनकी मां वापस नहीं आ जाती थी। उनकी बेटी की मौत से उठा तूफान अब पूरी तरह से सब पर हावी होने वाला था। मैं ऐसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बीच में इंटरव्यू कैसे दे सकती हूँ? इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, सच सामने आए, उसके बाद ही मैं कुछ बात कर सकती हूँ। तब तक आप चाहे तो कोऑर्डिनेटर महेश जी से बात कर सकती है। जी, ये क्या बवाल मच रहा है? हम जितना कर सकते थे हमने किया, लेकिन जो सामने आ रहा है वो सुन के सबके होश उड़ जाएंगे। तुम्हें कुछ पता चला है क्या? श्रुति शायद प्रेग्नेंट थी। व्हाट? क्या बोल रहे हो तुम? डॉक्टर रागिनी प्रधान ने बताया पुलिस को। कल्पेश संजय, सिर्फ अंदाजे के बेस पे मैं उस समय कुछ नहीं बताना चाहती थी, लेकिन जब मैंने बाथरूम में ब्लड के साथ वो मांस का टुकड़ा देखा तभी समझ गई थी कि ये फीटस है। तो आपको लगता है वो 10 साल की बच्ची प्रेग्नेंट थी? हाँ, और शायद उसे पिल्स दिए गए थे, इसीलिए उसके शरीर से ये मांस का टुकड़ा बाहर निकल गया। विक्टिम को ब्लीडिंग के साथ जो मांस का टुकड़ा बाहर आया था, दरअसल वो उसके गर्भ में पल रहे फीटस का एक हिस्सा था। उसे पिल दिया गया था और विक्टिम का शरीर अडल्ट के लिए बनाई हुई इस पिल का इम्पैक्ट सहन नहीं कर पाया। तो हम ये माने कि बच्ची के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था, राइट? देखिए, ये बताना पुलिस का काम है। हाँ, लेकिन मैं इतना बता सकती हूँ कि उसे प्रेग्नेंट किया गया था, जो कि एक अपराध है। वो 10 साल की बच्ची थी, उसके साथ घिनौना काम किया गया था। कल्पेश, ये अचानक रातों रात होने वाली चीज नहीं है। उस स्कूल कोऑर्डिनेटर महेश चतुर्वेदी को उठाओ। स्कूल में से ही किया है किसी नए बच्ची के साथ। मुझे भी लग रहा है कि ये सब काफी टाइम से चल रहा होगा। जरूरत पड़े तो एक एक स्टाफ से बात करो। सब मिलकर कुछ छुपा रहे हैं। मनोहर अपनी पत्नी के साथ तुरंत थाने पहुंचे, कुछ बात करनी। जी, पुलिस ने थाने पे बुलाया, जल्दी चलो। कुछ मालूम पड़ा क्या? पुलिस ने क्या बताया मनोहर? हमारी बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ था क्या? यकीन करना भी मुश्किल है कि इतनी छोटी सी बच्ची का किसी लड़के के साथ ऐसा कुछ होगा। महेश चतुर्वेदी बच्ची के साथ किसी ने गलत किया है, और जब उसे मालूम पड़ा कि बच्ची के साथ क्या हुआ है तो उसे पिल्स दिए गए। इस स्कूल में जितने भी मेल पियंस हैं सबके नाम चाहिए मुझे। लेकिन इंस्पेक्टर, मेल पियून्स को गर्ल्स के कांटेक्ट में आने के लिए परमिशन नहीं है। लड़कियों के लिए फीमेल पियून्स रखी है हमने। निधि जी, असॉल्ट करने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं होती। लेकिन जैसा आप बोल रहे हैं वैसा कुछ भी होता तो श्रुति ने कम से कम अपने माँ बाप को कुछ तो बताया ही होता। ऐसा लग रहा है पेट में कुछ हो रहा है और तब बहुत दर्द होता है। क्या हो रहा है श्रुति? मालूम नहीं, लेकिन 2-3 दिन से उल्टियाँ भी हो रही है। मनोहर, कावेरी, आप लोगों को इस बारे में जो कुछ भी पता है बिना हिचकिचाए बताएं। क्या बता दे साहब, ये सच नहीं है। हमारी बच्ची किसी लड़के के साथ ऐसा नहीं कर सकती। सिर्फ 10 साल की थी वो। हम भी आपकी तकलीफ समझते हैं। आपकी बच्ची के साथ जो कुछ भी हुआ हम भी उस पर उतने ही हैरान हैं। 10 साल की उम्र ना समझ होती, उसे तो पता भी नहीं होगा कि उसके साथ क्या हो रहा है। मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग हमसे ये क्या पूछ रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो श्रुति हमें नहीं बताती क्या? जब मैंने उसे स्कूल छोड़ा तो वो ठीक थी, उसको कोई दर्द कोई तकलीफ कुछ नहीं थी, और अब आप हमारी बच्ची के बारे में ये कैसी बात कर रहे हैं? देखिए, हमें डॉक्टर से जो कुछ पता चला वही आपको बता रहे हैं। स्कूल वालों से पूछताछ हो रही है, लेकिन हो सकता है कि जिसने भी ये सब कुछ किया वो स्कूल से बाहर का हो।
शायद आपके गली मोहल्ले का। आपको किसी पर शक है? नहीं साहब, जानते नहीं तो ऐसे कैसे किसी का नाम ले लें, लेकिन मोहल्ले में सब जानते थे हमारी बच्ची को। जमाना हो गया हमें यहाँ रहते हुए, यहाँ ऐसा कोई नहीं कर सकता। सुनो, इसमें 2 गोलियां हैं। अरे बच्ची थी वो साहब, सिर्फ 10 साल की थी। किसने किया उसके साथ ये सब? पूरा शहर यही जानना चाहता है कि आपकी बेटी के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। हम उस अपराधी को पकड़कर श्रुति को न्याय दिलवाना चाहते हैं, लेकिन उसने अपने घर में क्यों नहीं बताया, क्यों छुपाया? इसका मतलब उसे डराया गया, फुसलाया गया, या फिर शायद उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। आपको कभी शक नहीं हुआ कि वो किस दर्द से गुजर रही है? मनोहर, क्या तुम्हारा ध्यान कभी किसी अटपटी बात की तरफ गया कि ऐसा उसके साथ कौन कर सकता है? कौन हो सकता है साहब? साहब, लड़कियों का कोई भी काम होता है हम लोग सादिया और आरती से ही बोलते हैं। कल्पेश जी, इन लोगों को तो सख्त हिदायत है, कितना भी अर्जेंट हो, अगर मामला लड़कियों से जुड़ा है तो फीमेल स्टाफ को इन्फॉर्म करो। महेश, मुझे इनसे बात करने दोगे या तुम्हें ही कस्टडी में लेकर अपनी स्टाइल में पहले तुमसे शुरू करूं? देखिए साहब, इन लड़कियों के मामले से हमारा कोई लेने देना नहीं है। हमारे सीनियर सर ने बोला है कि अगर तुम उन लड़कियों के पास भी गए ना तो तुम लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तुम नहीं तो कोई और होगा। इस स्कूल में लड़के भी बहुत हैं। कभी किसी भी लड़के को देखा श्रुति के साथ या उसके आसपास भी? इन लड़कियों के बारे में अगर सही जानकारी चाहिए तो वो फीमेल स्टाफ ही दे सकती है। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक लड़की के साथ ऐसा कुछ हो और किसी को कुछ नहीं पता चला? अब हम कितनी कोशिश करते हैं मैम कि बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में सिखा सके, और उनसे पूछते भी है कि उनको किसी ने बैड टच तो नहीं किया। अब इसके बावजूद भी अगर श्रुति ने किसी को कुछ नहीं बताया तो क्या कर सकते हैं? ब्लीडिंग वाले दिन तुमने श्रुति से पूछा था ना, क्या बताया था उसने? मैंने पूछा था उससे कि क्या हुआ, पर उसने कुछ नहीं बताया। लेकिन मैं भंडारी जी को क्या बताऊं? वो तो यही पूछ रहे कि जब ये सब हो रहा था तो हम कर क्या रहे थे, कुछ सुनना ही नहीं चाहते। श्रुति ने अपने माँ बाप को कुछ नहीं बताया तो हमको क्या बताती? साल की थी वो कालू, उसको बड़े लोगों की बातों का क्या पता होगा। और ये बात हजम नहीं होती है कि उसने कावेरी बहन को कुछ नहीं बताया। मुझे तो लगता है ना पुलिस वाले कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। अनाप शनाप बातें कर रहे हैं श्रुति के बारे में, और अब तो लोग भी बात करने लगे हैं। किसके साथ थी, किसने किया, कौन था? क्या लगता है आपको, किसने किया होगा उसके साथ ऐसा? ऐसे मुझसे क्या पूछ रहे हो प्रमिला? मुझे क्या पता किसने किया होगा ऐसा? हद हो गई संजय, एक छोटा सा केस भी तुमसे हैंडल नहीं हो रहा है। बवाल मचा दिया है तुमने। हर पेपर, हर चैनल पे बस वो 10 साल की बच्ची है। सर, हम बहुत से लोगों से बात कर रहे हैं इस केस के बारे में। हमसे बात करने के बाद ना जाने कौन मीडिया में लीक कर देता। हम किस किस को रोके सर? अगर लीक नहीं रोक सकते ना तो थोड़ा सा एफर्ट डालो और इस केस को खत्म करो। क्यों खींच रहे हो इतना? मैं तो साफ देख रहा हूं कि ये काम किसी अंदर वाले का है। पहले बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, फिर उसको पिल्स दिया गया और बच्ची ने भी किसी को नहीं बताया। ऐसे थोड़ी है ना कि वो किसी की भी बात माने। ये इतनी छोटी सी बात तुम लोगों के ध्यान में नहीं आ रही क्या? सर, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। स्कूल में भी सभी लोगों से पूछताछ कर रहे हैं और विक्टिम के एरिया में भी लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हमने उसके माँ बाप से भी पूछताछ की है सर। तो तुम्हें कोई मिल क्यों नहीं रहा है? यहाँ पूरे दिगापुर में आग लगी हुई है और मैं नहीं चाहता कि इस आग का धुआं पूरी देश की मीडिया देखे। 24 घंटे है तुम्हारे पास, जो करना है करो, जिसे तोड़ना है उसे तोड़ो। छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी, कोई भी हो, उसकी फिक्र तुम मत करो। लड़की के आस पड़ोस और उसके माँ बाप को चेक करो। अगर वो कहते कि उन्हें कुछ पता नहीं तो झूठ बोल रहे वो लोग। 10 साल की लड़की तकलीफ में थी और कैसे नहीं दिखा उनको? सादिया, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, स्कूल मालिक से भी नहीं, और आरती तुम्हें भी। तुम लोगों को जो भी पता है मुझे बता दो। सर, जब हमको कुछ पता ही नहीं है तो हम आपको क्या बताएं? सर, श्रुति को जानते थे हम, मगर 14 जुलाई से पहले उसने हमें कभी कुछ नहीं बताया। अगर बताया होता तो हम जरूर महेश सर या निधि मैडम को बता देते। मैं समझ सकता हूं कि अपने ही स्कूल स्टाफ के खिलाफ आवाज उठाना इतना आसान नहीं है, लेकिन पुलिस है तुम्हारे साथ और शुरू से लेकर आखिरी तक रहेगी। स्कूल का कौन सा लड़का था, या फिर कोई पियून था? इनमें से कोई भी नहीं था। महेश था, या फिर खुद स्कूल मालिक मदन लाल भंडारी, या फिर उसके बेटे किशन भंडारी ने किया ये सब? सर, ये सब तो हम खुद ही सोच रहे हैं। महेश था, या फिर खुद स्कूल मालिक मदन लाल भंडारी, या फिर उसके बेटे किशन भंडारी ने किया ये सब? सर, ये सब तो हम खुद ही सोच रहे हैं।
तुम लोग चुप क्यों? किसी ने धमकाया तुम लोगों को? डरो मत, हम हैं तुम्हारे साथ। नहीं, किसी ने चुप रहने के लिए नहीं कहा। लेकिन सर, हमें कुछ बताना था। जो भी है साफ साफ बताओ। सर, हमें तो बच्ची का बाप मनोहर वही सही नहीं लग रहा। आप माँ को देख लीजिए, रो रो के बुरा हाल है उसका। पर मनोहर ना रोता है ना चिल्लाता है, बस चुपचाप खड़ा रहता है वहाँ। अरे अपनी बेटी के साथ इतना कुछ हो गया और बाप की आंख में एक आंसू नहीं आया। मैं अपनी बेटी को वैसी गोली दूंगा? मैं दूंगा? ये कैसी बात कर रहे हैं आप? दिमाग ठीक है आपका? और तुम्हारी बेटी अब मर चुकी है, दुष्कर्म हुआ था उसके साथ। अरे कितनी बार आप लोग याद दिलाएंगे कि मेरी बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ था? मैं जानता हूं, पूरा मोहल्ला जानता है, पूरा दीघापुर जानता है, लेकिन पहले नहीं पता था कि वो इतनी तकलीफ में। और उल्टा आप मुझसे ही पूछ रहे हैं कि मैंने उसे वो गोली देके मारा है? जिसने भी मेरी बेटी के साथ ये सब किया है, बस एक बार हाथ आ जाए, कोर्ट कचहरी नहीं जाऊंगा मैं, बस हाथ आ जाए तो गला दबा के वही फैसला कर दूंगा उसका। जिस वक्त पुलिस अपराधी का पता लगाने की कोशिश कर रही थी, उन्हें 14 जुलाई के एक महत्वपूर्ण पहलू के बारे में पता चलने वाला था, जब श्रुति महतो स्कूल में थी। क्या इस पहलू की भूमिका श्रुति महतो के साथ हुए हादसे से जुड़ी हुई थी? श्रुति बीच में गई थी। बेटा कब हुआ था ये? मेरे हिंदी वाले पीरियड के पहले वाले पीरियड में? यस मिस। तो फिर वो वापस कब आई? शायद दक्षा मिस के पीरियड में, पर मुझे ठीक से याद नहीं है। वो वापस आई और चुपचाप अपना सिर बेंच पर रखकर सो गई। तुमने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई प्रिया कि श्रुति बाहर गई थी? सॉरी मिस, मुझे नहीं पता था कि श्रुति के साथ ऐसा होगा। बेटा उसने कुछ बताया कि वो कहाँ जा रही है, किससे मिलने जा रही है? नहीं। उस वक्त तो क्लास में बहुत से लोग थे, किसी से तो कुछ कहा होगा। बेटा तुम्हें सिखाया था ना गुड टच और बैड टच के बारे में, याद है? यस मिस। तो श्रुति ने कभी तुम्हें बताया था कि कोई उसे बैड टच कर रहा है? नहीं मिस, श्रुति ने तो ऐसा कभी कहा ही नहीं। किसी लड़के के बारे में बताया था? कोई परेशान कर रहा था क्या उसे? नहीं। एक्सक्यूज मी, बोलो कल्पेश, कुछ मिला? एक स्ट्रॉन्ग लीड मिली है सर। नाम बताओ, कौन है वो? सर इंसिडेंट 14 जुलाई का था और हमें ये लीड खबरी नेटवर्क से 19 जुलाई को मिली है, यानी कि श्रुति के डेथ के 4 दिन बाद। खबर पक्की थी? लग रही थी सर, क्योंकि श्रुति उस घर से काफी करीब थी, उसका खाना पीना और सोना था वहां पर। शायद इसीलिए बच्ची कुछ बोल नहीं पाई हो, क्योंकि वो एक्यूज्ड के करीबी थी। चले कालू यादव, चल। क्यों साहब? कालू को कहाँ लेके जा रहे हैं साहब? चल चल चल, बताते हैं ना। अरे से पूछेंगे क्या किया था, कैसे किया था, बता देना बस। मुझसे क्यों पूछेंगे साहब? क्योंकि तू जानता, पहले तू बताना, उसके बाद इसे उठाएंगे। वो अपना बताएगा, तू अपना बता। निकल। अरे साहब, मुझे डरो मत, गोली नहीं मारेंगे, सिर्फ सवाल पूछेंगे। अगर बता दे तो सब कुछ ठीक, नहीं तो अगला नंबर मनोहर का है। लेकिन सर क्यों लेके जा रहे हैं? मनोहर भाई, अरे क्यों लेके गए इनको? अरे फंसा देंगे ये लोग, कुछ तो कीजिए। मनोहर भाई कुछ तो कीजिए, फंसा के रख देंगे ये लोग। क्यों लेके गए, कहाँ लेके गए? अपनी तरफ से चेक किया तुम लोगों ने? भरोसे के लायक तो है ना ये लीड? बिल्कुल भरोसे के लायक है सर। विक्टिम के माँ बाप ने तो नाम तक नहीं लिया था उसका, अपनी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद ही उठाया है हमने कालू। संजय, सच उगलवाओ उससे। इस केस की चर्चा असेंबली तक पहुंच गई है, केस क्लोज करना है। श्रुति ने क्यों नहीं बताया उसका नाम? नहीं मनोहर, मुझे नहीं लगता कि कालू भाई ऐसा करेंगे उसके साथ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि पुलिस ले क्यों गई है उनको। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कावेरी।
तो साला पड़ोसी है ना मनोहर कावेरी का। जी साहब, खबर पक्की है सर। ये बात हमारे अलावा हर कोई जानता है कि श्रुति स्कूल से आने के बाद शाम तक इसी के यहाँ रुकती थी। अब पता नहीं कावेरी और मनोहर ने हमसे ये बात जानबूझकर छुपाई है और उनके दिमाग से निकल गई। अरे श्रुति, आ जाओ बेटा। तुम अकेले आई हो? निशा कहाँ है? उसका स्कूल में स्पोर्ट्स चल रहा है, वो 1 घंटे बाद छूटेगी, तब जाकर ले आऊंगी। काका, काकी गई है क्या? हाँ बेटा, वो तेरी काकी वो मोनू के स्कूल गई है फीस जमा करने। सर, कालू ने डिटेल कन्फेशन दी है। उसने पिल कहाँ से खरीदी, श्रुति को कैसे दी और देने की डेट भी मेंशन की है सर, 13 जुलाई, यानी कि श्रुति के डेथ से 1 दिन पहले। जब कालू ने सब कुछ बता ही दिया था कि उसने पिल कहाँ से खरीदी, कैसे खिलाई, तो फिर क्या तकलीफ थी इन्हें? ये न्यू इन्वेस्टिगेशन की मांग किसने उठाई? सर, श्रुति की माँ कावेरी ने। उनको पुलिस इन्वेस्टिगेशन पे भरोसा नहीं था। कह रही थी कि कुछ झोल है, कि पुलिस वालों ने असली आरोपी को बचाने के लिए कालू को पकड़ा था। कालू यादव ने अपने कन्फेशन में सब कुछ बताया तो है। फिर जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, इसका कोई बेस है या बस हवा में बात हो रही? पुलिस ने फंसा दिया कालू जी को। कावेरी, ऐसा कोई सोच भी कैसे सकता है कि श्रुति बिटिया के साथ उन्होंने ऐसा किया है? आप लोग कुछ कीजिए, नहीं तो पुलिस वाले ना फांसी पे चढ़ा देंगे उनको। प्रमिला उन्हें कुछ तो मिला होगा ना, इसलिए उठा के लेके गए कालू को। उसने खुद ही तो बताया कि ये सब कैसे किया उसने। हम लोग भरोसा करते थे तुम पर प्रमिला, अपनी बच्ची को छोड़ के जाती थी तुम्हारे भरोसे। कैसे कर सकता है सब कालू? अरे तुम पागल हो गए हो क्या? मेरे पति ने कुछ नहीं किया है। मनोहर भाई साहब, आप कुछ बोलिए ना, नहीं तो वो लोग जिंदगी बर्बाद कर देंगे उनकी। कुछ तो बोलिए, कुछ तो कीजिए। अरे वो ऐसा नहीं कर सकते, कुछ तो कीजिए आप लोग, कुछ तो कीजिए। बच्ची का पड़ोसी था इसके पीछे, लेकिन हमारी तरफ से भी लापरवाही हुई है। पापा, खबर तो ऐसी आ रही है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म कई महीनों से हो रहा था। वो इस हालत में 2 महीने से थी। वो बच्ची पूरा दिन आप लोगों के साथ रहती थी। ऐसे किसी को पता नहीं चला कि उसके साथ क्या हो रहा है? अनामिका जी, उसके घर वालों तक को नहीं पता था, हमको कैसे पता चलता? पापा, वो प्रिया जिसने बताया था श्रुति क्लास से बाहर गई थी, अब प्रेस उसी को बेस बना के पुलिस से सवाल कर रही है। कह रही है कि इतना इंपॉर्टेंट एंगल पुलिस कैसे छोड़ सकती है। अरे लेकिन उसने बताया कि बाहर गई थी, ये तो नहीं बताया ना कहाँ गई थी। शायद बाथरूम गई हो। पापा, जगदीश जी होंगे इसके पीछे। सही सुना है आप लोगों ने। आरोपी हमारी कस्टडी में है, कंफर्मेशन के लिए उसका मेडिकल करवाया जाए। क्या आरोपी ने अपना अपराध कबूल कर लिया है? जी हाँ, आरोपी ने कन्फेस किया अपना जुर्म। उसने हमें खुद बताया कि उसने उस 10 साल की बच्ची का कब और कहां पर यौन उत्पीड़न किया था। और जब उसे पता चला कि मामला बिगड़ गया है, तो उसने बच्ची को पिल्स भी दिए। कालू यादव ने सोचा कि जब बच्ची ने पहली बार कुछ नहीं बोला तो इस बार भी चुप रहेगी, इसलिए उसने पिल्स दिए, जिसे बच्ची का शरीर सहन नहीं कर पाया। उसे ब्लीडिंग हुई, जिसके चलते उसकी डेथ हो गई। लेकिन हमें तो पता चला है कि ये काम कालू यादव का है ही नहीं। पुलिस स्कूल वालों को बचाने के लिए कालू यादव को गलत फंसा रही है। हम लोगों ने अपनी इन्वेस्टिगेशन अच्छे से की है, तभी आरोपी का बयान आप लोगों के सामने रखा है। लेकिन आप लोगों ने अंदाजा लगाकर हर बार हमारा काम मुश्किल करने की कोशिश जरूर की है। मुझे नहीं लगता कि आरोपी के बयान से बढ़कर भी कोई चीज हो सकती है। हाँ, अगर आपको लगता है कि इसका जिम्मेदार कोई और है तो उसका नाम बताइए, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लोग बच्ची के साथ हुए इस हादसे के पीछे स्कूल वालों के होने के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आपने स्कूल के खिलाफ तो कोई कार्रवाई की नहीं। क्या इसकी वजह बाहुबली मदनलाल भंडारी है, जिसका स्कूल है? क्या पुलिस के ऊपर दबाव है भंडारी को बचाने का? देखिए, स्कूल की पहले भी काफी बदनामी हो चुकी है और मुझे नहीं लगता कि इसमें स्कूल अथॉरिटीज का कोई भी हाथ है, क्योंकि हमारी जांच में उनका नाम कहीं भी सामने नहीं आया है। और रही बात दबाव की, तो जब भी इस तरह का जघन्य अपराध होता है तो हमारे ऊपर जनता की उम्मीदों के अलावा किसी और का कोई दबाव नहीं होता। कहीं इसी दबाव के चलते लोगों को शांत करने के लिए कालू यादव को बलि का बकरा तो नहीं बनाया? देखिए, हमने अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ किया। हाँ, आप लोग जरूर हमें बलि का बकरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आरोपी को हमारे सामने लाया जाए, हम हादसे के बारे में उनसे सवाल करना चाहते हैं। ये केस बहुत सेंसिटिव है मैडम, आरोपी को इस तरह से आपके सामने नहीं ला सकते, इन्फॉर्मेशन लीक होने का डर है। इस बात में कितनी सच्चाई है कि विक्टिम के फादर को शुरू से ही सब कुछ पता था? हम ये एंगल भी टटोल रहे हैं, जो कुछ भी सामने आएगा आपको बता दिया जाएगा। ये सच है? आप शुरू से जानते थे? ये क्या बात कर रही हो कावेरी? अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं मरने देता क्या अपने बच्चे को? लोग कह रहे हैं कि वो आपका दोस्त है और आप उसको बचा रहे हो। लोग क्या बोलते हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि तुम क्या बोल रही हो। अगर कालू मेरा दोस्त है
तो उसकी पत्नी परमीला तुम्हारी सहेली है ना, इसके पहले तुम्हारे मन में कभी आया कि कालू ऐसा कुछ कर सकता है? बताओ। अरे मैं क्यों बचाऊंगा उसे? देखो कावेरी, मुझे अब भी लगता है कि कालू ऐसा कुछ नहीं कर सकता। अरे श्रुति को अपनी बेटी मानता था वो। पुलिस ने जिसे आरोपी बनाया है वो कालू यादव पीड़िता का पड़ोसी, पीड़िता के पिता का अच्छा दोस्त है। पुलिस ने कालू यादव को हिरासत में लिया है। उनका दावा है कि वही असली मुजरिम है, लेकिन हमारे सूत्रों का कहना है कि पुलिस स्कूल अथॉरिटीज और स्कूल ऑनर के दबाव में है और उन्हें बचाने के लिए कालू यादव को गिरफ्तार किया गया। क्या दीघापुर रेप केस में असली आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है? क्या पीड़िता के साथ हुए अपराध का जिम्मेदार स्कूल में से ही कोई है? हमारे सूत्रों ने हमें बताया है कि पीड़िता की मां स्कूल की भूमिका की जांच के लिए एप्लीकेशन दे रही है। इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि पीड़िता के दर्द की जो कहानी हमें पुलिस से पता चली है वो सच्चाई से कोसों दूर हो। और इस बात में भी कोई हैरानी नहीं होगी कल को अगर उस 10 साल की बच्ची के साथ हुई इस अमानवीय घटना के पीछे कोई और साजिश निकल आए। इस अपराध में जो नया नाम सामने आ रहा है उसे सुनकर चौंक जाएंगे आप सब लोग। ये एक बड़ा नाम है जिसने 10 साल की बच्ची का फायदा उठाया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस खबर का एक एक पहलू हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। केस में अब एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला था। अटकलें लगाई जा रही थी कि इस अपराध की गहराई में कोई बड़ा नाम शामिल है। क्या ये मोड़ इस केस में खुद आया था या फिर इस केस को घुमाने के लिए ये मोड़ जानबूझकर लाया गया? सब इंस्पेक्टर कल्पेश शर्मा, आपको समझ में तो आ रहा है ना आप कर क्या रहे हैं? एक जर्नलिस्ट को धमकी दे रहे हैं आप। बिल्कुल समझ में आ रहा है और यह भी समझ में आ रहा है कि जर्नलिज्म के नाम पर सरकारी मुलाजिमों के काम में बाधा डाल रही हैं आप लोगों की कोई गड़बड़ी पकड़ी जाए तो जानबूझकर उसे बाधा का नाम दे दो। जानबूझकर फेक न्यूज बना रही हैं आप। अब जाहिर सी बात है बेवजह तो कर नहीं रही होंगी ये सब। किसके कहने पर कर रही हैं? कितने पैसे मिले हैं सब करने के लिए? मुझे उकसाने की कोशिश मत कीजिए आप। ये इल्जाम मैं आप पे भी लगा सकती हूँ। इनफैक्ट मैं तो खुलेआम आप पे इल्जाम लगा सकती हूँ। आखिर पूरे डिपार्टमेंट के साथ मिलकर फेक इन्वेस्टिगेशन जो चला रहे हैं, वरना किशन भंडारी, इसका नाम कैसे गायब है आपकी इन्वेस्टिगेशन से? आपने छोड़ दिया उसे, हम नहीं छोड़ेंगे। मेरी पूरी टीम जा रही है भंडारी के घर उससे सवाल पूछने के लिए और उसके बाद सवाल आपसे भी पूछे जाएंगे और आपके सीनियर्स उनको भी सवाल पूछा जाएगा। पहले हम पूछेंगे फिर पूरे देश की मीडिया सवाल पूछेगी। कह दीजिए अपने सीनियर्स जवाब तैयार रखें। केस को री इन्वेस्टिगेट कराने और भंडारी फैमिली से पूछताछ कराने के लिए ये रहा विक्टिम की मां कावेरी माथो का एप्लीकेशन। इनके पास स्कूल ओनर मदनलाल भंडारी के बेटे किशन भंडारी के खिलाफ इस क्राइम में शामिल होने वाली अहम जानकारी है। अगर ये जानकारी थी तो पुलिस को पहले से क्यों नहीं बताया और अचानक ये जानकारी कहां से आ गई? बताया है किसी ने। उस स्कूल में से एक अनजान फोन आया था। गलत आदमी पकड़ा है पुलिस ने कावेरी जी। ये कालू यादव का काम नहीं है। फिर किसने किया है? किसी स्कूल वाले ने ही। किसने? किशन भंडारी, स्कूल के मालिक मदनलाल भंडारी का बेटा। किसने बताया? नाम नहीं बताया उसने। नाम नहीं बताया लेकिन ये बता दिया कि स्कूल से फोन कर रहा है। फोन कावेरी को आया, लेकिन मुझे यकीन है कि आपको नाम जरूर पता होगा देविका जी, क्योंकि लोगों को भड़काने और इन्वेस्टिगेशन में टांग अड़ाने के अलावा एनजीओ वालों को और कोई काम नहीं है क्या? जबान संभालिए ऑफिसर। आप भी अपनी जुबान काबू में रखिए देविका जी। कावेरी इनकी बातों में आकर गुमराह मत होना। हमने सही आरोपी को पकड़ा है। कालू ने अपने अपराध की पूरी जानकारी दी है और ये नया किस्सा लेकर आ गई है अपना एजेंडा पूरा करने के लिए। इनकी बातों में मत आना, ये तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। गुमराह तो आप लोगों ने किया हमें कालू भाई के खिलाफ। सालों से जानते हैं हम उन्हें। घर जैसा रिश्ता है हमारा। मेरी बच्ची को बेटी जैसा मानते हैं। आप लोगों की बातों में आकर हमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि वो श्रुति के साथ ऐसा कुछ करेंगे? साफ साफ दिख रहा है ये लोग साजिश रच रहे हमारे खिलाफ, उस बच्चे के खिलाफ, क्योंकि हमें इस केस में घसीटेंगे तो ये केस गुमराह होगा और असली मुजरिम जो है वो छूट जाएगा। ये जगदीश 10 साल की बच्ची की लाश को लेकर राजनीति का गंदा खेल खेल रहा है हमारे साथ। और खेलना ही तो हमारे साथ खेलो। हमारे बेटे को, हमारे बेटे किशन का नाम क्यों घसीटा इसमें?
उसका स्कूल से कोई नाता नहीं है, और वो स्कूल जाकर ऐसा घिनौना काम क्यों करेगा? देखिए, हम पुलिस की किसी भी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार हैं। उस 10 साल की बच्ची के साथ जो हुआ, मुझ पर ऐसा भद्दा आरोप न लगाया जाए। पुलिस वाले मुझसे जो पूछना चाहे पूछ सकते हैं, मगर मुझे ढाल बना के मेरे पापा के स्कूल को हड़पने की कोशिश करना ठीक नहीं है। मैं बेगुनाह हूँ और ये सब नाटक सिर्फ और सिर्फ मेरे पापा के स्कूल को हड़पने के लिए किया जा रहा है और कुछ नहीं। हमें यकीन है कि उस बेचारी बच्ची के घर वालों को या तो डराया गया है या फिर उन्हें कोई लालच दी गई है, लेकिन हमें उनसे पूछना चाहिए कौन है इसके पीछे जो मेरे भाई को फंसाना चाहता है। हम इन झूठे आरोपों से डरने वाले नहीं हैं। पूरे दीगापुर शहर में अब मोर्चा निकाला जाने लगा। विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। हर तरफ से मांग की जाने लगी कि इस केस की री इन्वेस्टिगेशन हायर अथॉरिटी से करवाई जाए। हर तरफ से दबाव बढ़ने के बाद पुलिस ने स्कूल ओनर मदन लाल भंडारी के बेटे किशन भंडारी से पूछताछ की, लेकिन उन्हें किशन भंडारी के खिलाफ कुछ भी नहीं मिला और केस के मुख्य आरोपी पीड़िता के पड़ोसी कालू यादव के खिलाफ सबूत जैसे कि तैसे बने रहे। लेकिन चारों तरफ हो रहे विरोध प्रदर्शन ने केस में दोबारा इन्वेस्टिगेशन की मांग को ठंडा नहीं पड़ने दिया। क्या री इन्वेस्टिगेट करें? क्या पुरानी इन्वेस्टिगेशन में कोई गैप है? सर, अगर जानबूझकर कुछ छुपाने के लिए कोई गलती ना की गई हो तो गैप ढूंढ पाना मुश्किल है। सर, पहली बार में तो कोई खामी नजर नहीं आ रही है। अगर बड़े लोग शामिल हो जाएं तो सब पैसों का खेल हो जाता है। पैसे का खेल नहीं तो और क्या है माथुर? उनकी बेटी मरी है, हमने पड़ोसी को पकड़ा है, वो मान भी रहा है, लेकिन अब घर वाले नहीं मान रहे। क्यों? तुम्हें क्या लगता है त्यागी, कौन है इस सब के पीछे? भंडारी फैमिली को तकलीफ देकर जिसे फायदा होगा वो ही है इसके पीछे। इस केस में वो जगदीश पांडे भी है, बाहुबली। दोनों बाहुबलियों का आपस में 36 का आंकड़ा है और उसकी मदद कर रही है वो एनजीओ वाली देविका चौधरी। हमदर्द बनकर अगर वो पैसे देगी तो लेने वाली फैमिली को बुरा क्यों लगेगा भला? किशन भंडारी को कितना चेक किया तुम लोगों ने? लगातार 3 दिन 6-6 घंटे पूछताछ की, अलग अलग ढंग से, लेकिन कुछ भी सामने नहीं आया। तो इससे साफ हो जाता है कि बेटे के जरिए बाप को टारगेट करने की कोशिश थी। और कावेरी को जो कॉल आया था उसमें कितनी सच्चाई? फोन तो आया था पर पीसीओ से, और फोन करने वाले का अब तक कुछ पता नहीं चला है। लेकिन एक बात श्योर हो गई है कि अक्यूज्ड कालू की वाइफ प्रमिला और विक्टिम की फैमिली आपस में मिले हुए। खुद विक्टिम की फैमिली? हैरानी हो रही है माथुर? पैसे में बहुत वजन होता है, मजबूत से मजबूत कंधों को झुका देता है, और इस केस में भी ऐसा ही हुआ। जब लगा कि बेटी तो चली गई, अब वापिस आ नहीं सकती, तो चलो पैसे चुन लो, तो चुन लिया पैसा। और कालू को बाहर निकालने का भी एक ही तरीका था कि इस पूरी इन्वेस्टिगेशन पर ही सवाल खड़े कर दो। इन्वेस्टिगेशन के दौरान तुमसे कुछ छूट गया हो त्यागी? कोई छोटी मोटी बात? कालू यादव की डिटेल्ड कन्फेशन तुम्हारे पास है, एक एक पल का ब्यौरा। ध्यान से पढ़ना, अगर कोई भी सवाल आए तो मैं तो यहीं हूं। नाटक चल रहा है माथुर, बच्चे की लाश पर रंगमंच सजा रखा है। हेलो हेलो, कौन? पीएसआई ललित स्पीकिंग, क्राइम ब्रांच। आप लोग इस केस पर हो? कौन बोल रहा है? जिंदा रहना है ना साहब, इसलिए अपना नाम नहीं रखा। बिना नाम के खबर की क्या वैल्यू? मुझे फेमस होने का कोई शौक नहीं है। बाकी खबर है प्रिंसिपल साहिबा निधि दाहिया के पास। बहुत राज छुपे हैं इस कुर्सी के नीचे। सोचिए जरा, स्कूल की बच्ची के साथ ऐसा होता है, वो भी स्कूल में ही, लेकिन अस्पताल ले जाते हैं 2 मेड। क्यों? इतनी हालत खराब थी कि बच्ची रास्ते में ही मर गई। और बाकी लोग वहीं क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गया? अब बिना नाम के और कितना खबर लेंगे साहब, दिमाग लगाइए। क्यों एक मरती हुई बच्ची को उन 2 मेड्स के साथ भेजा गया? बाकी सब वहीं क्यों रुक गए? हेलो, नंबर ट्रेस हो रहा है। मुझे लगता है कि ये वही आदमी है जिसने कावेरी को किशन का नाम बताया था। सर, या फिर ये कहे कि किशन के नाम पे भड़काया था, जैसे त्यागी सर ने कहा कि यहाँ हर कोई एक ही मकसद के पीछे, पैसा। क्या कहा कॉलर ने? कि सिर्फ मेड्स को भेजा गया, बाकी लोग वहीं रुक गए? जी, लेकिन कारण नहीं बताया उसने। बाकी लोग सीन ऑफ क्राइम पर सबूत मिटाने के लिए रुक गए होंगे। लेकिन सर, सीन ऑफ क्राइम पे तो डॉक्टर रागिनी प्रधान और एफएसएल दोनों को बुलाया था। लेकिन अर्चना, ऐसा तो नहीं है कि सीन ऑफ क्राइम क्रिएट नहीं किया जा सकता। इन्वेस्टिगेशन को अपने तरीके से चलाने के लिए चीजें रिक्रिएट की गई हो। लेकिन सर, अगर ऐसा है तो फिर वहां पे कुछ बदला क्यों नहीं? और सबसे बड़ी बात, किसी ने कुछ नोटिस क्यों नहीं किया? सब कुछ मिला वहां पे, वो ब्लड मिला, वो मांस का टुकड़ा मिला, उसी से पता चलता है कि लड़की के साथ एक्चुअल में क्या हुआ था और क्या नहीं। सर, मुझे लगता है कि ये सारी कहानी विक्टिम की फैमिली की तरफ से खेली गई है, पैसों के लिए और कालू को बचाने के लिए। और वैसे भी भंडारी का नाम शामिल हो जाने से लोगों की सिंपैथी मिल जाती है।
सबको लगता है कि किसी गरीब आदमी को मिलकर सबने फंसाया है। अगर ऐसा है तो ठीक है, पता लगाते हैं कि क्या वाकई में कोई साजिश है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस केस में सिर्फ उतना नहीं है जितना दिखाई दे रहा है, बल्कि कहीं बहुत गहरे में कुछ दबा है। सच क्या था, झूठ क्या था? वो कौन था जिसने सच बोला था और कौन था जिसने सच छुपाया था? महेश चतुर्वेदी, क्राइम ब्रांच आ जाओ, हमसे बात करनी है। श्रुति के साथ आखिर हुआ क्या था और उसका गुनहगार था कौन? महेश थाने की पुलिस नहीं है, अब सब कुछ क्राइम ब्रांच के पास है। मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं चाहता, लेकिन कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझ गए? अर्चना, कावेरी तुम्हारी जिम्मेदारी है। पता करो कि उसने अपना स्टेटमेंट क्यों बदला, और वो एनजीओ वाली देविका चौधरी, उसका क्या रोल है नई स्टेटमेंट के पीछे। और ललित, तुम स्कूल जाके पता करो, देखो महेश, प्रिंसिपल और बाकी का स्टाफ और क्या जानते हैं। मैं कालू से बात करता हूँ। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, अजीब बात है कि वो इस केस फाइल में नहीं है। क्या मिसिंग है? डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब तक फाइल नहीं हुई है। नहीं हुई है? नहीं, हमसे छूटी नहीं है। डिटेल्ड रिपोर्ट अभी तक हमें मिली नहीं है, तो हम उसे अटैच कैसे कर दें? अपडेट तो होगा कल्पेश की कब तक आने वाली है। अब ये तो नंदिता जी ही बता सकती हैं कि रिपोर्ट कब तक तैयार होगी। 1-2 दिन और लग जाएंगे, जैसे हो जाएगा मैं आपको फोन करती हूँ। इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से श्रुति के साथ जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार कालू यादव था, तो उसका डीएनए मैच किया गया था? नहीं, ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं आई हमारे पास। और मैंने डॉक्टर रागिनी प्रधान का इंटरव्यू देखा था टीवी पर, लेकिन वो तो हमारे मेडिकल इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा है ही नहीं। मतलब ये डॉक्टर रागिनी प्रधान आपकी टीम में नहीं है? नहीं, जहाँ तक मुझे पता है वो तो प्राइवेट प्रैक्टिस करती है। हाँ, लेकिन जब हम विक्टिम की डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए तैयार कर रहे थे, तब सब इंस्पेक्टर कल्पेश शर्मा ने डॉक्टर रागिनी प्रधान को अलग से बुला लिया था। एनीवे, मैं डिटेल रिपोर्ट तैयार कर रही हूँ, रेडी होते ही आपके पास भिजवा दूंगी। अब इस केस में आगे आने वाली बातें बहुत चौंकाने वाली थी। ये नई इन्वेस्टिगेटिंग टीम को एक ऐसे भंवर में पटकने वाली थी कि कालू यादव के मुख्य अभियुक्त होने के बावजूद केस की फाइल को क्लोज करने के लिए अभी उन्हें कड़ी मेहनत करनी थी। कावेरी में तो हाँ, अर्चना कश्यप, क्राइम ब्रांच से। आपको आपकी बेटी के केस के बारे में दोबारा नई टीम से जांच करवानी थी ना? जी। अब वो जांच हम करेंगे। प्रमीला यादव। जी। कुछ लेंगे सर? चाय, कॉफी? सीसीटीवी फुटेज जो पहली टीम को नहीं दिए थे आपने। और सीसीटीवी तो अभी लगना शुरू हुआ है श्रुति का केस होने के बाद, और सब जगह लगवा रहे हैं। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। महेश, मुझे 5 मिनट में तुम, निधि दहिया और दक्षा जायसवाल एक साथ यहाँ पर चाहिए। 5 मिनट में तो नहीं हो पाएगा, बच्चों की क्लास चल रही है। कब खत्म होगी क्लास? अरे ऐसे कैसे कह रही है? आपके फोन नहीं आया था? एक सेकंड, ये मेरा फोन देख लीजिए, इसमें आपको वो नंबर मिल जाएगा जिससे फोन आया था, बताया गया था कि मेरी बेटी के साथ जो है उसमें किशन भंडारी का ही हाथ है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये नंबर हमारे पास भी है। फ़ोन पीसीओ से आया था और इसी पीसीओ से हमें भी एक कॉल आया था। बोलो भाई। क्राइम ब्रांच। पीसीओ है साहब, बहुत लोग फ़ोन करते हैं यहाँ से। लेकिन देखा तो होगा ना तुमने, 2 बार आया था वो। एक बार 20 जुलाई को रात 10:30 बजे एक औरत को फ़ोन किया था। फिर किसने किया है? किसी स्कूल वाले ने ही। और दूसरी बार 25 जुलाई को दोपहर 3:30 बजे मुझे फ़ोन किया था। पीएसआई ललित स्पीकिंग, क्राइम ब्रांच। आप लोग इस केस पर हो? अब 1 रुपया मिलता है साहब एक फ़ोन का, क्या याद रखो? तो याद होता तो बता देता मैं। देख, कोशिश कर उस आदमी को याद करने के लिए, बहुत ही काम का आदमी है वो हमारे लिए। आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं कोशिश करता हूँ। अगर 2 बार आया है तो हो सकता है मोहल्ले का ही हो, अगर फिर से देखूंगा तो याद आ जाएगा। लेकिन साहब ये भी तो हो सकता है कि बाहर का हो और सिर्फ फ़ोन करने के लिए यहाँ पे आया।
अपने बयान में लिखा है कि जिस दिन श्रुति अकेली निशा के बिना घर पर आई और तेरी बीवी प्रमिला भी घर पर नहीं थी, उस दिन तूने श्रुति के साथ बहक गया था मैं साहब। तो वो चुप क्यों रही, चिल्लाई क्यों नहीं? वो मुंह दबा दिया था। उसकी हालत और खराब हो गई, कब पता चला तुझे? जब पेट दर्द और उल्टी शुरू हुई तो डॉक्टर बन गया, 10 साल की बच्ची को दवा दे दी। कहां से लाया था दवा? एरिया की बाहर की दुकान से। दुकान का नाम याद नहीं। जब श्रुति की मौत की खबर आई तब तो समझ में आ गया होगा कि तूने श्रुति को मारा है। पाप हो गया था साहब मुझसे। साहब मैं पापी हूं साहब, मुझे फांसी दे दो साहब। साहब मुझे मार दो साहब, फांसी दे दो साहब। कालू भाई ऐसा कर ही नहीं सकते। अरे बहुत सालों से जानते हैं हम उन्हें। एकदम गलत इल्जाम लगाया गया है उन पर। और तुम्हें स्कूल वालों पे इल्जाम लगाने के कितने पैसे मिले? अरे ओ मैडम, आप भी मिली हुई हो स्कूल वालों से? अब पिछली बार जो पुलिस आई थी उनसे? एक औरत हो के एक औरत के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं आप? किसी ने पैसे नहीं लिए मैडम, और न ही मेरे पति ने कुछ किया है। प्रमिला यादव, तुमसे भी बात करूंगी मैं, पहले कावेरी से कर ले। सच बोल रही है प्रमिला। श्रुति और निशा दोनों बेटी जैसी है कालू भाई के लिए। ना मुझे ना मेरे पति को लगता है कि वो ऐसा कुछ कर सकते हैं। पहले तो तुम कुछ नहीं कहना चाहती थी, फिर वही एक फोन आया और तुमने सारी बात मान ली। क्यों? किसका फोन? और कालू को अरेस्ट करने के एक दिन बाद ही ये फोन क्यों आया? हाँ, अगर कोई शुभचिंतक ही था तो पहले क्यों नहीं बताया उसने? मुझे पहले भी लगता था कि कालू भाई श्रुति के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते, उनका हाथ नहीं है इसमें। अरे जिसकी बेटी मरी उसकी बात तो आप लोग सुन ही नहीं रहे हैं। 13 तारीख की रात को हम सब साथ खाना खा रहे थे, सब ठीक था, हंसी मजाक चल रहा था। हम लोग खाना खा रहे थे और श्रुति खेल रही थी, निशा के साथ मस्ती कर रही थी। मुझे डांट लगाना पड़ा उसे कि खेल रोककर खाना खा ले। मैंने अगली सुबह उसे स्कूल छोड़ा। हंस रही थी, खुश थी, हर रोज की तरह। मर्द नहीं समझ सकते, लेकिन आप तो औरत है, आप तो समझ सकती है। सोचिए, एक 10 साल की लड़की को एक दिन पहले दवाई दी गई क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा था और किसी को पता नहीं चलता। और ऐसा दर्द उसकी माँ से छुपा हुआ रह सकता है? बताइए जरा। माना कि नहीं छुपा सकती, लेकिन फिर आप लोगों ने ये बात पहली वाली टीम के सामने क्यों नहीं उठाई? अरे मैडम, चिल्ला चिल्ला के कहा था, लेकिन सुनना क्या चाहते थे वो लोग? कालू भाई को पकड़ने के बाद बस जैसे तैसे मामला खत्म करना था। आप देविका जी से पूछ लीजिए, वो थी साथ में जब मैंने बोला था। और देविका इस केस में कैसे आई? आपने बुलाया या खुद घुस गई? क्या फर्क पड़ता है मैडम, उनके रहने ना रहने से सच बदल जाएगा? सच बदलेगा नहीं, लेकिन सच बदलने की कोशिश जरूर की जा सकती है। आपकी बेटी की मौत हुई है, तकलीफ में थी वो। अब जानती है ना, अगर अब झूठ बोल रही है तो आप खुद उसके साथ अन्याय कर रही है। मैं अन्याय कर रही हूँ मेरी बच्ची के साथ? अरे आप लोग समझ ही नहीं रहे। ऐसा दर्द तो एक औरत भी सहन नहीं कर पाती है। श्रुति तो फिर भी बच्ची थी, सिर्फ 10 साल की, मेरे बगल में सोती थी। मुझे नहीं पता चलता क्या? वो चुप नहीं बैठती, मुझे बताती। मुझसे बेहतर मेरी बेटी को कौन जान सकता है? मैं नहीं मानती कि आप लोग जो कह रहे हो वो सच है। कालू तू सच बोल रहा है? लड़की चिल्लाई नहीं, किसी से कुछ नहीं कहा, सच कह रहा ना? हाँ साहब, मैं गुनहगार हूँ साहब, हूँ मैं साहब, मुझे मार दो साहब, मुझे फांसी चढ़ा दो साहब, मैंने कर दो साहब। कोई तो सच छुपा रहा है सर, कुछ बड़ा झोले या तो कावेरी और प्रमिला दोनों भर भर के झूठ बोल रहे हैं, या तो फिर कालू को अपनी बलि देने का शौक चढ़ा है। ऐसा कैसे हो सकता है? दोनों पार्टी के बयान अलग हैं। मतलब साफ है कि दोनों में से कोई तो झूठ बोल रहा है। सर, ये दो बाहुबलियों की वर्चस्व की लड़ाई है, कोई आपसी रंजिश हुई होगी इनकी। अब इससे उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर बेचारे ये गरीब लोग जरूर पिस जाएंगे इस पैसों के खेल में। त्यागी सर ने ठीक ही कहा था कि बच्ची की लाश पर रंगमंच सजा रखा है इन लोगों ने। कोशिश बेकार है तुम्हारी जगदीश। मैं जानता हूँ देविका चौधरी तुम्हारे कहने पे मेरी बदनामी कर रही है। लड़की की जान चली गई और तुम्हें अपने नाम की पड़ी है भंडारी। उस लड़की के साथ जो दुष्कर्म हुआ है उसका परिणाम तो भुगतना ही होगा। कानून को अपना काम करने दो। कब तक बचाओगे कानून से? जगदीश, ये कानून की पट्टी किसी नौ सीखियों को पढ़ाना। मदनलाल भंडारी नाम है मेरा। लाख कोशिश कर लो, मेरा बाल भी बाका नहीं कर पाओगे तुम। और इसे चेतावनी समझो या धमकी, अगर तुम नहीं रुके तो मैं शुरू हो जाऊंगा। फिलहाल तो मेरी सलाह मानो भंडारी, और अपने स्कूल को बचाओ। इन क्राइम ब्रांच वालों के हाथ कुछ लग गया ना तो ताला लगा देंगे, तुम्हारे स्कूल पर भी और तुम्हारे बेटे की आजादी पर भी।
क्यों अस्पताल नहीं गए श्रुति के साथ? मतलब क्या कहना क्या चाहते हैं आप? अरे हमें तो जैसे ही पता चला तुरंत हम उसकी मदद में लग गए थे। तो फिर ये मदद आप लोगों ने आगे तक क्यों नहीं की? हाँ, क्यों सिर्फ 2 मेड के सहारे उस दर्द में कराती हुई बच्ची को छोड़ दिया आपने? हिंदी जी, आप तो प्रिंसिपल हैं, आपने जिम्मेदारी लेकर क्यों किसी और को नहीं भेजा बच्ची के साथ? उतना खून देखने के बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर फिर भी मैंने डॉक्टर को बुलाया, लेकिन उसे आने में वक्त लगता, इसलिए महेश जी ने तुरंत फैसला लिया और बच्ची को हॉस्पिटल भिजवा दिया। मैंने खुद डीएल मेमोरियल फोन किया और उन्हें बताया ताकि वो पहले से अपनी तैयारी करके रखें। हाँ, और आप लोग यहाँ पर अपनी तैयारी कर लें। देखिए, आप तीनों को एक बात मैं अच्छी तरह से बता दूं, मुझे सिर्फ सच सुनना है। किशन भंडारी ने किया ना ये? वो यहाँ रोज आता था या फिर कभी कभी? सर, किशन जी का स्कूल के मामलों से कुछ लेना देना नहीं होता। मैं नाम लेकर पूछ रहा हूँ, शायद पिछली टीम ने नाम नहीं लिया था। क्या रोल क्या है किशन भंडारी का स्कूल चलाने में? कोई रोल नहीं है। आप भी यही कहेंगी दक्षा जी? मैनेजमेंट के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, मैं सिर्फ एक टीचर हूँ यहाँ पर। आप तीनों मेरी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, अपराधी की मदद करना भी अपराध है। ये झमेला तुम ही देखो महेश, मैं रेजिग्नेशन दे रही हूँ। सोच लीजिए मैडम, ये 2 बाहुबलियों की आपस की लड़ाई है और बेवजह स्कूल को बदनाम किया जा रहा है। आरोपी तो जेल के अंदर है। वो क्राइम ब्रांच वाले गलत तो नहीं बोल रहे ना महेश? क्यों तुमने श्रुति को हॉस्पिटल में सिर्फ सादिया और आरती के साथ भेजा? खुद क्यों नहीं गए? मुझे क्यों नहीं कहा? मैडम, जब मैं था ना, आप भी वहीं थी। अब आप सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाल रही ना। मैंने आपको रोका था कि वहां मत जाओ, किसी को मत भेजो। मैं तो सिर्फ कोऑर्डिनेटर हूँ, आप प्रिंसिपल हैं, जिम्मेदारी आपकी बनती थी। तो अब तहकीकात किस दिशा में करनी है ये भी आप लोग बताएंगे हमें। मैं तो आप लोगों को दिशा दिखाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोग पहले वाली टीम की तरह भटके नहीं। अरे भाई, शुभचिंतक हूं मैं आप लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश जी हमारी चिंता करने के लिए। सर, चल क्या रहा है यहाँ पे? ये मदन लाल फोन करके बोल रहा है कि केस को गलत दिशा में मत ले जाओ। त्यागी ठीक ही कह रहा था, ये री इन्वेस्टिगेशन केस को घुमाने के लिए शुरू करवाया गया है। सब लोग अपना अपना मतलब पूरा करना चाहते हैं। सर, वो एनजीओ वाली देविका भी आई थी अर्चना से मिलने। आप लोगों को बस इतना बताना चाहती हूँ कि भंडारी परिवार काफी कुछ छुपा रहा है। वो हम पता कर लेंगे। उस लड़की को जानबूझकर निशाना बनाया गया मैडम। निशाना बनाया गया? क्यों? गरीबी मैडम, गरीबी। उस लड़की की माँ ने फीस कम करने की रिक्वेस्ट की तो उन लोगों ने ऐसा बदला लिया। क्या बोल रही है आप कि श्रुति को टारगेट किया गया था? इस केस में एक और नया मोड़ आया, लेकिन इसी के साथ पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से एक और चौंकाने वाली चीज पता चली। डॉक्टर नंदिता, जिस पर हम काम कर रहे हैं उससे भी कुछ अलग मिला है क्या? अब तक जो भी सामने आए ये उन सबसे अलग है। ये सुनकर आप शॉक्ड हो जाएंगे। मुझे लगता है ये सारी चीजें जानबूझकर छिपाई गई, केस को दबाने के लिए कवर अप किया गया है। मैं अभी पहुंच रहा हूँ। पुरानी टीम कह रही है कि उनको भी नहीं पता था। ये झूठ बोल रहे हैं वो लोग। मैंने जब किशन भंडारी का नाम लिया था तभी बताया था उनको कि मैं फीस कम करवाने के लिए स्कूल गई थी। हम पति पत्नी मिलकर भी इतना ही कमा पाते कि किसी तरह घर चला सके। कोशिश रहती है कि बच्चों को भूखा ना सोने दे। श्रुति के अलावा एक और बेटी है हमारी, 5वीं से, उसे भी यही पढ़ाना है। मैं समझ सकती हूँ कावेरी, लेकिन अगर फीस कम कराने की बात है तो तुम महेश जी से बात कर लो। इस मामले में वही कुछ कर सकते हैं। फैसला तो अनामिका जी करती है, मैं तो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। तो सर जी, आप उनको बताइए ना हमारी हालत के बारे में। ठीक है, मैं बात करता हूँ, लेकिन अगर तुम खुद अनामिका जी से जाकर उनकी कोठी पर बात करो तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं गई थी उनके कोठी, लेकिन अनामिका जी नहीं मिली, ये किशन मिला वहां। कौन सी क्लास में है? बता श्रुति। 7th स्टैंडर्ड में। ठीक है, मैं देखता हूँ हम क्या कर सकते हैं। बड़ी मेहरबानी होगी साहब, थोड़ा बोझ हल्का हो जाएगा। आप फिक्र मत कीजिए, मैं बात करता हूँ अनामिका से भी और महेश जी से, जो होगा आपको बता देंगे। कितनी कम हुई थी फीस? नहीं हुई, उसके पहले ही मेरी बच्ची को मार डाला। तुम गई कब थी उनसे बात करने? ये साल शुरू होने के पहले। तुम्हें किशन भंडारी पर ही क्यों शक है? वो फिर आया था तुम्हारी बेटी से मिलने? मेरे सामने तो नहीं मिला, लेकिन मैं जानती हूँ ये उसी ने किया है, कालू भाई ने नहीं। क्या मिला आपको डॉक्टर? आपने कहा शॉकिंग है। विक्टिम को सोडोमाइज किया गया था, उसके साथ अस्वाभाविक दुष्कर्म हुआ है। सोडोमाइज्ड? अस्वाभाविक दुष्कर्म? यस। इसके अलावा भी एक और चौंकाने वाली बात सामने आई ऑफिसर। विक्टिम की डेड बॉडी से हमें किसी पिल के कोई भी ट्रेसेस नहीं मिले। उसके साथ बहुत बुरी तरह से अस्वाभाविक दुष्कर्म हुआ है, जिसकी वजह से बहुत खून बहा और डेथ हुई।
तो फिर ये प्रेगनेंसी वाली बात कहां से आ गई? मैं भी हैरान हूँ कि ये अफवाह सामने कैसे आई, जबकि श्रुति के साथ जो कुछ भी हुआ वो अननेचुरल था, वो फिजिकली इमेच्योर थी। फिजिकली इमेच्योर मतलब आप ये बोल रही हैं कि वो पेट से हो ही नहीं सकती? किसी भी हाल में हो नहीं सकती। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि डॉक्टर रागिनी प्रधान इस नतीजे पर कैसे पहुंची और उन्होंने इन स्पिल्स का जिक्र कैसे किया। जब मैं पोस्टमार्टम कर रही थी तो मुझे समझ में आ रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हमने विसेरा और डीएनए प्रिजर्व किया है और अब मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि विक्टिम प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती। सर, श्रुति की मां कावेरी का कहना है कि वो श्रुति की स्कूल फीस कम करवाने के लिए किशन भंडारी से मिली थी और वो एनजीओ वाली देविका, उसने भी कहा है कि इसी वजह से श्रुति को टारगेट किया गया था। सर, मैंने एफएसएल ऑफिसर आशीष त्रिवेदी से बात की है। सर, आशीष ने श्रुति प्रेग्नेंट थी ही नहीं। सर, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि उसके साथ अस्वाभाविक दुष्कर्म किया गया था, इसीलिए उसे ब्लीडिंग हुई और वो फिजिकल इमेच्योर थी, इसलिए वो प्रेग्नेंट तो हो ही नहीं सकती थी। लेकिन सर, ये थ्योरी इन्वेस्टिगेशन में कहां से आई? और अगर ये बात सच है तो फिर अभी तक हम लोग किस पर काम कर रहे थे? सर, अगर ब्लीडिंग अस्वाभाविक दुष्कर्म की वजह से हुई थी तो शायद उसके साथ जो हुआ था वो स्कूल में ही हुआ होगा, और वो भी ब्लीडिंग शुरू होने से थोड़ी देर पहले। बहुत से लोग शामिल हैं इसमें, सबने मिलकर खेला है नाटक। सबसे पहले तो डॉक्टर रागिनी प्रधान से मिलना पड़ेगा और उस एफएसएल ऑफिसर से भी। कैसे मिले उन्हें टॉयलेट में अंश? कैसे पहुंचे इस थ्योरी पे जो पॉसिबल ही नहीं है? 4 बजे आ जाइए। आप ऐसे अंदर कैसे आ गए? क्राइम ब्रांच। देखिए ऑफिसर, अभी मेरा पेशेंट देखने का आपने 10 साल की बच्ची को प्रेग्नेंट कैसे बताया? क्या बेस था आपके पास? एक्सक्यूज मी ऑफिसर, वहां मुझे पुलिस ने बुलाया था। मैंने वहां बाथरूम में ब्लड के साथ मांस का अंश पड़ा हुआ देखा था। उससे मुझे जो समझ में आया बता दिया। आप वो रिपोर्ट दिखाइए जो आपने सबमिट की थी। रिपोर्ट? कौन सी रिपोर्ट? मैंने कोई रिपोर्ट नहीं दी। मैंने पुलिस से सिर्फ इतना कहा था कि इस बात की संभावना है उस बच्ची को पिल्स दिए गए थे जिसकी वजह से मांस का टुकड़ा बाहर आ गया था। आपने इतने सेंसिटिव केस में संभावनाओं पे थ्योरी खड़ी कर दी। इसका दोष आप मुझे मत दीजिए ऑफिसर। मैंने सिर्फ पहली नजर में दिखने वाली बात कही थी, ये नहीं कहा था कि ऐसा ही हुआ होगा। हाँ, बल्कि ये जरूर कहा था कि वो लोग पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ही माने, वही काम आएगी। देखिए ऑफिसर, मुझे वहां पुलिस ने बुलाया था और मेरे एक्सपीरियंस से जो मुझे समझ में आया वो मैंने बता दिया। और आपने कभी सोचा है कि आपकी ये रिपोर्ट भी गलत हो सकती है? आपके पोस्टमार्टम के डॉक्टर्स भी बिकाऊ हो सकते हैं। आखिरकार 2 बाहुबलियों के बीच की लड़ाई है और इससे ज्यादा सवाल अगर आपको पूछने हैं तो अपने डिपार्टमेंट वालों से पूछिए, पिछली टीम के लोगों से पूछिए। ये देखो, जहां से ब्लड सैंपल्स मिले वहां भी कुछ नहीं था। आशीष, मैं उस अंश की बात कर रहा हूँ। टॉयलेट में था वो। नहीं के बराबर था वो। हमें जहां पर बताया गया था हमने हर जगह पर चेक किया, क्लासरूम, टॉयलेट और जहां पर भी खून था। मैं जानता हूं कि तुम उस अंश के बारे में बात कर रहे हो जो टॉयलेट से मिला था, लेकिन मुझे लगता है वैसा है नहीं जैसा बोला जा रहा था। मैंने डॉक्टर नंदिता से बात की कि विक्टिम के साथ ऐसा दुष्कर्म नहीं हुआ था। आशीष, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई गलती हुई हो, सीन को क्रिएट किया गया। ये मैं नहीं बता सकता। हम उन्हीं चीज़ों को जांचते हैं जो क्राइम सीन से मिली होती हैं। इसमें मैं क्या सीन क्रिएट कर सकता हूँ? उसके साथ अस्वाभाविक तरीके से दुष्कर्म हुआ था। बहुत बुरे तरीके से हुआ था। डॉक्टर जयदेव का मानना है कि जिस अंश के बारे में बात हो रही है वो आंतों का टुकड़ा हो सकता है। आंतों का टुकड़ा? सच उगलवाने के लिए मैंने बहुत क्रिमिनल्स की हड्डी तोड़ी है, लेकिन पहली बार झूठा इल्जाम अपने सर पर लेने वाले को पीट रहा हूं मैं। बता, बोल, किसके लिए बलि का बकरा बन रहा है तू? बोल कालू, किसके लिए बलि का बकरा बन रहा है तू?
पानी पी। क्यों किया कालू? किसके लिए? किसके लिए साहब? किसके लिए साहब? पहले वाले साहब दिन रात मारते थे, ऐसा लिटा के, पता नहीं कैसे कैसे साहब कहाँ मारा है साहब, हम दिखा भी नहीं सकते आपको। वो बड़े साहब ने मुझे बताया कि मैंने क्या किया, तोते के जैसे रटा दिया। किसी ने भी नहीं सोचा कि उस बच्ची को मैं बहुत ज्यादा प्यार करता था, अपनी बेटी के जैसे। मेरी बात किसी ने नहीं मानी, किसी ने नहीं मानी साहब। लेकिन मैंने तो नहीं मारा तुझे, आराम से पूछा था, फिर सच क्यों नहीं बोला तू? वो साहब लोग भी आते थे तो यही बोलते थे, लेकिन अगर मैंने कुछ किया हो तो बताओ। वो पूछते थे फिर मारते थे, पूछते थे फिर मारते थे। परेशान हो गया था, मैंने तो उम्मीद छोड़ दी, इसीलिए वही आपसे बता दिया साहब। और अब बाहर जाके मैं करूंगा भी क्या? दुनिया की नजरों में हजारों सवाल होंगे, सब बलात्कारी कहेंगे मुझे, अपनी बेटी का ही बलात्कार। अपने घर वालों से कैसे नजर मिलाओगे साहब? उम्मीद मत छोड़ कालू। श्रुति की मां कावेरी ने भी यकीन नहीं किया कि तू ऐसा कुछ कर सकता है। तुझे पकड़ा तो उन लोगों ने हंगामा कर दिया। हम इस केस की जांच फिर से कर रहे हैं। तो आप लोग मुझे बचा लेंगे? तुझे तुरंत तो नहीं छुड़वा सकता, क्योंकि चार्जशीट में तेरा इकरारनामा है। लेकिन इतना भरोसा रख कि अब कोई तेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। ललित, पूरी भंडारी फैमिली, सारे स्कूल स्टाफ को उठा लो। प्रिंसिपल, टीचर्स, कोऑर्डिनेटर, कोई नहीं छूटना चाहिए। डीएसपी सर के ऑर्डर्स हैं हमारे पास। कोई प्यार से न माने तो घसीट कर ले आना सबको। और अर्चना, 2 घंटे के अंदर तुम्हें स्कूल को सील करने का ऑर्डर मजिस्ट्रेट के ऑफिस से मिलेगा। सबसे पहले हमें स्कूल को अच्छे से छानना होगा। ठीक है सर। सर, श्रुति के बगल में बैठने वाली लड़की प्रिया, उसे बुला लूं? सर, उसी ने हमें बताया था कि श्रुति क्लास से बाहर गई थी। पेरेंट्स के साथ बुलाओ उसको, बात करते हैं, देखते हैं क्या बताया था उसने पहली टीम को। मेरी तरफ इशारा कर रहे हो माथुर? इशारा नहीं कर रहा हूं त्यागी, सीधे सीधे पूछ रहा हूं। इस केस में तुमने अपराधियों के साथ मिलकर काम किया? जो मुंह में आए बको मत, सोच समझ कर बोलो। हमने वही किया जो इन्वेस्टिगेशन में पता चला। और ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो अभी आई है ना? क्या अब तक हम हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहते? खेल खेल रहे हैं ये लोग। तुम क्यों चिढ़ रहे हो कल्पेश? तुम्हारा खेल बिगड़ गया इसके लिए? मिली भगत सामने आ गई सबकी। अब ये भी बता दो कि डॉक्टर रागिनी प्रधान कहां से आ गई इसमें? सुना वो तुम्हारी जान पहचान वाली है? मेरी जान पहचान वाली है, इसीलिए अर्जेंट में आई, क्योंकि टॉयलेट में कुछ पड़ा हुआ मिला था और वो बहुत बड़ा सबूत साबित हो सकता था। पानी में बह सकता था, वेस्ट हो सकता था। ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना था, एक्सपर्ट की जरूरत थी, इसलिए डॉक्टर रागिनी प्रधान को बुलाया। समझ में आया? असली रिपोर्ट को साफ करने की पूरी तैयारी कर ली थी तुमने। किसके कहने पे किया ये सब? रिपोर्ट में और क्या क्या बदला सबने मिलकर? त्यागी, उस बच्ची को सोडोमाइज्ड किया गया था। फिजिकली इमेच्योर थी वो बच्ची। कैसे दबाई ये बात? बाहुबली लोगों का आते हैं इन सब में। अगर उन्हें कुछ दबाना ही है तो वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी तो बदल सकते हैं। मैंने पहले बताया था माथुर, रंगमंच सजाया गया बच्ची की लाश पर। यह केस उतना आसान है नहीं जितना दिखाई देता है। आग का कुआं है, जितनी गहराई में उतरोगे उतने जलोगे। बचोगे तो तुम भी नहीं त्यागी, क्योंकि तुम भी इसी रंगमंच का हिस्सा हो। सच्चाई को तो मैं खोद निकालूंगा, चाहे तुमने उसे कितने गहरे में क्यों ना दबा के रखा हो। और एक रिपोर्ट और बनेगी कि कैसे वर्दी पहन के तुम लोग अपराधियों के साथ जाकर मिल गए। ठीक है, हमने अपना काम किया, तुम अपना काम करो। लेकिन एक बात याद रखना, हम और तुम उन लोगों में से नहीं हैं। हम लकीर के इस तरफ हैं। नहीं त्यागी, मैं तुम्हारे हम में शामिल नहीं, मैं तुम्हारी तरफ नहीं। गलत दिशा में जा रहे हो ऑफिसर, गलती कर रहे हो तुम। गलती तो अब सुधारी है भंडारी जी। अब समझ में आया कि आपने केस को किस दिशा में भटकाया था। सर 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 मेरी बात सुनिए। आप लोग जगदीश पाल के बहकावे में आ रहे हैं। वही मास्टरमाइंड है इस सब फसाद का। पता कीजिए आप, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसी ने हेराफेरी करवाया। वो सब हम पता कर लेंगे,
लेकिन अभी तू बताएगा कि तूने क्या हेरा फेरी की है। चल सर आपकी बच्ची की मौत का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग कावेरी जी। आप सही थी, बहुत बुरा हुआ है आपकी बच्ची के साथ, लेकिन वो नहीं हुआ जो हमें बताया गया है। मतलब कालू भाई ने कुछ नहीं किया ना? नहीं, स्कूल में से किसी ने किया है। किसने? किशन भंडारी ने किया? हम पता लगा रहे हैं और बहुत जल्द आपको भी बता देंगे। इन लोगों ने सबूत मिटाने की कोशिश की है, लेकिन हम लोग इन्हें छोड़ेंगे नहीं, पकड़ के रहेंगे। कुमार साहब को बोलो और भी काम है हमें, जो भी बात करनी है जल्दी करो। सुना नहीं क्या तुमने? प्रिया, क्या देखा था आपने? श्रुति दक्षा मिस की क्लास के पहले बाहर गई थी। कहाँ गई थी बेटा? पता नहीं अंकल, मैं क्लास में थी, लेकिन मुझे लगा उसको किसी ने बुलाया था। मैंने ये बात पहले भी बताई थी। आपने ये बात पहले बताई थी? वो जो दूसरे पुलिस वाले अंकल है ना, उनको। श्रुति को किसने बुलाया था ये देखा तुमने? कौन था वो प्रिया? किसने बुलाया था? किशन भंडारी था? तुम किशन भंडारी को जानती हो ना? नहीं, पर मैंने देखा नहीं कि उसे किसने बुलाया था। डरो मत बेटा, हम जानते हैं वो कोई स्कूल वाला ही था, है ना? कौन था वो? पता नहीं अंकल, पर मैंने सच्ची में नहीं देखा। यहां से बाहर आई होगी। सर इस तरफ तो क्लासरूम्स हैं, बहुत ज्यादा बच्चे होंगे, हो सकता है कि इस तरफ गई हो। ये क्या है? साहब स्टोर रूम है। ताला क्यों लगा स्टोर रूम में? साहब चाबी हमारे पास नहीं। जल्दी लेकर आओ। ललित, स्कूल में कुछ हुआ और किसी को पता ही ना चले, ऐसा तो नहीं हो सकता। सर बच्चों को पता नहीं चला एक बात समझ में आती है, लेकिन यहाँ स्कूल में हर आदमी बच्चा बनने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है कि स्कूल में जो भी हुआ है, ये प्रिंसिपल और ये महेश ये हमसे मिलकर छुपा रहे हैं। 14 जुलाई को लगभग 10:20 पे श्रुति क्लास से बाहर गई और लगभग 11:05 तक वापस आ गई। किसने बुलाया था उसे? किशन भंडारी ने या आप में से किसी एक ने? निधि जी। मैडम हम कुछ नहीं जानते, किशन जी का स्कूल के मामलों से कुछ लेना देना नहीं, तो वो स्कूल क्यों आएंगे? तुमसे पूछा मैंने, तुम्हारी शक्ल से ही झूठ टपक रहा है, तुम चुप रहो। निधि जी आप बताइए, क्या वो किशन था? मुझे नहीं पता, मैं अपने ऑफिस में थी, अगर वो आया भी होगा तो मुझसे नहीं मिला। आपसे मिला नहीं है? आप अपनी नौकरी बचाने के लिए उसे बचा रही हैं? अरे नहीं चाहिए ऐसी नौकरी, वैसे मैं ये नौकरी छोड़ रही थी, परेशान हो गई जवाब देते देते। बच्ची की जान चली गई, आपके स्कूल में सोडोमाइज किया गया उसे, और आप परेशान हो रही है जवाब देते देते। क्यों? क्योंकि आपसे स्कूल मालिक के फैमिली के बारे में पूछा जा रहा है। क्योंकि मुझे सच में नहीं पता, लेकिन शायद इस महेश को पता है, कुछ छुपा रहा है। मैंने इससे पहले भी कहा कि अगर कुछ भी पता है तो बता दे, लेकिन कुछ बता ही नहीं रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्यों घसीटा जा रहा है इस सब में। अरे जो कुछ हुआ ही नहीं तो कैसे बोल दूं? मैडम उस दिन किशन जी स्कूल आए ही नहीं थे। किशन नहीं तो कौन था? क्या वो तुम थे? तुमने बुलाया था श्रुति को क्लास से? अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं उस छोटी बच्ची के साथ ये सब करूंगा? उसके पड़ोसी कालू का काम है ये, और पहले वाली पुलिस उसे पकड़ भी चुकी है। पता नहीं अब आप लोग उसे बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? कमरे से कभी कोई सैंपल ही नहीं लिया गया सर, शायद इसीलिए फॉरेंसिक रिपोर्ट में इस कमरे का कोई जिक्र ही नहीं है। इस कमरे पर किसी का ध्यान ना जाए इस बात की पूरी कोशिश की गई होगी,
इस कमरे की आखिरी बार सफाई कब हुई थी? 14 जुलाई को, लड़की को हॉस्पिटल भेजने के बाद। साहब मुझे कुछ नहीं पता, मैंने इस कमरे को नहीं साफ किया है। तो फिर किसने की थी? पता नहीं साहब, यहाँ ताला लगा हुआ था। जो अब तेरी जबान पे लगा है। देख हरी, हम जानते तुझे सब पता है। उस बच्ची को इसी कमरे में लाया गया था ना? मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मुझे कुछ नहीं पता है, मेरा यकीन कीजिए साहब। इंस्पेक्टर, तुम जानते नहीं कि मदन लाल भंडारी कौन है, वरना कल दोपहर से इस तरह हमें यहाँ पे बिठा के नहीं रखते तुम। जब तक तुम सच नहीं बता देते तुम यहाँ से बाहर नहीं जाओगे मदन लाल। किशन, तुमने किया ना उस बच्ची के साथ। और ये भी बताना कि तुम लोगों ने मिलकर कैसे सब कुछ मैनेज किया। हमारा दिमाग तो सही है इंस्पेक्टर। किशन लाल भंडारी, उस बच्ची को कहाँ बुलाया तूने? स्टोर रूम में ना? क्यों फर्जी कहानी बना रहे हैं आप लोग? हाँ, मेरे पापा का नाम खराब करने के लिए, मुझे फंसाने के लिए? सर सच यही है कि मैं वहां गया ही नहीं था, मैं स्कूल नहीं गया था, मैं वहां जाता ही नहीं हूं सर। और इस नई कहानी के लिए तुमने और तुम्हारे पोस्टमार्टम टीम ने जगदीश से कितने लिए हैं? तुमने कितने दिए थे इंस्पेक्टर त्यागी, सब इंस्पेक्टर कल्पेश और डॉक्टर रागिनी प्रधान को? तुम नहीं जानते मैं क्या कर सकता हूँ। ये क्राइम ब्रांच है, यहाँ हम जो चाहे वो कर सकते हैं तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के साथ। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। नामिका भंडारी, माना किशन भाई है तुम्हारा, लेकिन इसने 10 साल की छोटी सी बच्ची के साथ हैवान जैसा सलूक किया है। फिर क्यों बचा रही है इसे? कुछ नहीं किया है मेरे भाई ने। इंस्पेक्टर, तुम जब तक तुमसे ना पूछूं चुप रहो। अनामिका, 14 जुलाई को महेश ने 11:10 के बाद तुम्हें 6 कॉल किए, 2-2 मिनट के। और महेश ने 2 कॉल तुम्हें किए मदन लाल, 11:10 से 11:35, यानी इस 25 मिनट के बीच में तुम लोगों को 8 बार कॉल किए। क्यों? ये इंसिडेंट हमारे स्कूल में हुआ, इमरजेंसी सिचुएशन थी और किसी कॉल करते? मैं भी नहीं बता रहा। इमरजेंसी तो थी, किशन की गंदगी जो समेटनी थी तुम लोगों को। मदन लाल और अनामिका को तुम पल पल की खबर देते रहे महेश, और महेश तुम लोगों से पूछ रहा था कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, कैसे किशन को बचाना है। जबकि श्रुति की मां को तुमने 11:45 पर कॉल किया, उसे हॉस्पिटल भेजने के बाद। और उसके बाद इंस्पेक्टर त्यागी और सब इंस्पेक्टर कल्पेश को कॉल किए गए। ये रहे सारे कॉल रिकॉर्ड्स। इन कॉल रिकॉर्ड से कुछ नहीं साबित कर पाओगे तुम इंस्पेक्टर, ये सारे इस केस से ही जुड़े हैं। मैं उस स्कूल का मालिक हूं, तो जाहिर है कि महेश इमरजेंसी में मुझे ही कॉल करेगा ये गाइडेंस लेने के लिए कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, कैसे चीजों को रफा दफा करना है। कुछ नहीं कर पाओगे तुम, कुछ भी नहीं साबित कर पाओगे तुम। भूल है तुम्हारी। किशन ने खून किया है, सबूत तो हम ढूंढ लेंगे। मेडिकल नहीं हुआ ना तेरा? चल तेरा मेडिकल करवाते हैं, देखते हैं अब कैसे बचेगा तू। सब बेवजह टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप लोग। इन सब का अरेस्ट पुलिस डायरी में नोट कर लेना, ताकि रिकॉर्ड रहे कि एक्शन हुआ था। मेरा फोन लाओ। सर यहाँ फोन देना अलाउड नहीं है। तो जाके इंस्पेक्टर त्यागी तक मेरा एक मैसेज पहुंचा दो। सर यहाँ मैसेज देना भी अलाउड नहीं है। अर्चना, इनकी एकता में फूट डालो। मुझे लगता है इनमें कमजोर कड़ी महेश है, वो सब जानता है और टूट भी सकता है। उससे कहो कि सब सच बता देगा तो बच जाएगा। जी सर, लेकिन क्या आपको लगता है कि हमारी मेडिकल काम आएगी? सिर्फ मेडिकल से काम नहीं चलेगा, इन्वेस्टिगेशन में बहुत गड़बड़ है, हमें कोई स्ट्रॉन्ग गवाह चाहिए। इससे काम नहीं बनेगा। लेकिन डॉक्टर नंदिता, उसने जबरदस्ती किया था बच्ची के साथ, तो उसके प्राइवेट पार्ट पर इंजरीज आई होंगी। बिल्कुल आई होगी, पर आज की तारीख देख रहे हैं आप। इंसिडेंट 14 जुलाई को हुआ था, अच्छा खासा टाइम बीत चुका है। गलती तो हुई है, पहली वाली टीम ने पब्लिक प्रेशर में आके उसे कस्टडी में तो लिया, लेकिन किशन का मेडिकल नहीं कराया, वरना सच कब का सामने आ जाता। श्रुति की बॉडी से आप लोगों को कोई डीएनए, कोई सेमेन कुछ मिला? कैसे मिलता माथुर, बहुत खून बह चुका था, और ऊपर से वो 2 मेड्स, उन्होंने सफाई में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब हमें भी कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। ये लोग इतनी आसानी से मुंह खोलने वाले नहीं है। खेल खेला इन्होंने, हम भी खेल खेलेंगे। वो महेश ही, अर्चना, हमें जो चाहिए वो महेश ही दे सकता है। महेश को ऑफर दो कि सरकारी गवाह बन जाए, उस सब कुछ बता दे तो बच जाएगा। सिर्फ यही एक तरीका है। हमें किशन को पकड़ने के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग सबूत चाहिए। केस में हुई गड़बड़ असली मुजरिम को बाहर जाने का रास्ता देने के लिए की गई लग रही थी। लगातार इंटेरोगेशन के बाद भी संदिग्धों की चुप्पी असली आरोपी और पुलिस के बीच दीवार बनकर खड़ी थी।
महेश चतुर्वेदी, जो शायद इकलौता ऐसा इंसान था जिसे इस अपराध के बारे में सारी जानकारी है, वो अपनी जुबान से टस से मस नहीं हो रहा था और किसी भी हालत में कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था। किशन भंडारी के मेडिकल से भी कुछ मिलने की आस बहुत कम थी। मैंने कहा था इससे काम नहीं बनेगा, आप लोगों ने बहुत देर कर दी। किया तो उसी ने है, जमकर कूटेंगे तो मान भी लेगा। तो कोर्ट में पलट जाएगा, तब क्या करेंगे आप? स्टोर रूम का क्या हुआ? कहां से लेकर आऊं मैं कुछ ललित? बहुत देर हो गई है, कुछ नहीं मिलेगा। कोशिश करो आशीष, जो भी हुआ इसी कमरे में हुआ है। हुआ होगा, लेकिन कोई हमें यहाँ लेकर नहीं आया, वरना सफाई होने के बाद भी मैं कुछ न कुछ तो निकाल ही लेता, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं किया तूने, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। बस 1-2 दिन रुक जा, बेल हो जाएगी हमारी। सर, कल रात भी उस महेश की पलक को एक बार भी झपकने नहीं दिया, लेकिन अभी तक कुछ बोला नहीं है उसने। स्टोर रूम से कुछ नहीं मिला? नहीं सर, फॉरेंसिक ने 6 घंटे मेहनत की, लेकिन। और उस फोन पर इंफॉर्मेशन देने वाले का, जिसने हमें और कावेरी को कॉल किया था? पीसी वाले मुस्ताक को फॉलो अप कर रहा हूं मैं। मैम, अगर किशन स्कूल आया भी होगा तो मैंने उसे नहीं देखा। मुझे पता है इस सब में महेश शामिल है। श्रुति की माँ फीस कम करवाने के लिए अनामिका के पास गई, लेकिन मिल गया उसे किशन। तभी से उसके मन में शैतान घुस गया होगा। हमने भले ही उसे नहीं देखा, लेकिन किशन स्कूल जरूर आया होगा। क्राइम ब्रांच वाले बोल रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ है वो स्कूल के स्टोर रूम में हुआ है। केस को किसी नतीजे पर पहुंचाने के लिए एक मजबूत सबूत की जरूरत थी, जिससे यह साबित हो सके कि किशन ही असली आरोपी है। जिस सबूत की जरूरत थी वो था तो, पर नजर नहीं आ रहा था। लेकिन अब आरोपी बहुत देर तक बचने वाला नहीं था। ये ड्रेस तो आप पहले ही देख चुके हैं, इसमें सिर्फ खून है। डॉक्टर नंदिता, हॉस्पिटल आते वक्त श्रुति ने ये ड्रेस पहना था? हाँ, इसी में आई थी वो। कैसे? क्योंकि क्राइम के वक्त तो उसने कुछ और पहना था। नहीं, ये कपड़े नहीं थे। ये ड्रेस लाने के पैसे तो मैंने दिए थे, लेकिन श्रुति ने स्कूल यूनिफॉर्म पहना था। स्कूल यूनिफॉर्म इतना खून खून हो गया कि हमने उसके कपड़े चेंज किए थे। बच्चे का पूरा यूनिफॉर्म, सारा कपड़ा खून खून हो गया है। तो एक काम कर, ये पैसे पकड़ और दूसरे कपड़े ले। तो फिर स्कूल यूनिफॉर्म कहाँ है? मुझे नहीं पता सर। क्या बोल रहे हो कल्पेश? दिया ही नहीं? हाँ सर, यूनिफॉर्म दिया ही नहीं था हमें। दिया नहीं था, डिस्ट्रॉय कर दिया त्यागी। लिमिट में रहो माथुर, ज्यादा हो रहा है। अगर ऐसा हुआ ना त्यागी, तो मैं भूल जाऊंगा कौन वर्दी वाला और कौन नहीं। सबूत मिटाने का चार्ज सब पर लगेगा। हमें यूनिफॉर्म कभी मिली ही नहीं, और अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रॉय हुई भी है ना तो उस महेश ने की होगी, जाकर उससे बात करो। हमने अपना काम ठीक से किया, हम पे कीचड़ मत उछालो। महेश, श्रुति की स्कूल यूनिफॉर्म कहाँ है? स्कूल यूनिफॉर्म? मुझे नहीं पता। देख महेश, अब तक जितना तोड़ा है ना, वो सिर्फ ट्रेलर था, समझा? यूनिफॉर्म सच में कहा मुझे नहीं पता। अफरा तफरी का माहौल था, कहाँ गया मुझे क्या पता। सर, यूनिफॉर्म मिल सकता है। आरती और साद्या, श्रुति के कपड़े तुम दोनों ने बदले थे ना? हाँ, हमने ही बदले थे। स्कूल यूनिफॉर्म पहना था उसने। अभी कहाँ पर है वो? सर, श्रुति का बैग और यूनिफॉर्म स्कूल में ही था। महेश सर ने बोला कि दोनों को पैक करके उसके घर पे दे दो, तो मैंने दे दिया। दादी, ये यूनिफॉर्म श्रुति के बैग में डालो और उसके घर पर दे दो। बाकी कोई काम होगा तो बताता हूँ। कावेरी बहन, ये श्रुति का बैग, कपड़े भी है इसमें। यूनिफॉर्म मिला कावेरी? हाँ मिला। यूनिफॉर्म साफ तो नहीं किया ना तुमने? नहीं मैडम।
जैसा मिला था वैसे ही अलमारी के ऊपर रख दिया ताकि दिखाई ना दे। इसे देखने की हिम्मत नहीं तो साफ क्या करते। सही क्या कावेरी? खून तो सूखा ही था, लेकिन अगर इसमें सीमन गिरा है तो मुझ पे छोड़ दो, मैं डीएनए निकाल कर आपको दे दूंगी। डू इट नंदिता, जो हो सके वो करो। बड़ी भूल हो गई किशन जी, बस उम्मीद करो कि उन्हें यूनिफॉर्म पे कुछ ना मिले। श्रुति, हाँ वो 7th क्लास में है ना, उसकी माँ को फीस कम करवाना था उसका। हाँ जानता हूँ। हाँ तो लेके आ उसको, मैं बात करता हूँ। ठीक है, बुलाता हूँ। हाँ ऐसे नहीं, स्टोर रूम में लेके आ। चल तेरा टाइम पूरा हो गया, उठ। अरे उठ, चल। तुम्हारा एविडेंस मेरे हाथ में है माथुर। मैच हो गया? हाँ मैच हो गया। श्रुति के कपड़ों से जो सीमन मिला था वो किशन भंडारी के डीएनए से मैच हो गया। मिल गया, उसी कमीने ने किया है। साइंटिफिक एविडेंस मिला है सर, इससे बेटर और क्या होगा। अब इस महेश और किशन को तबीयत से तोड़ते हैं और उसके बाद इन्हीं से क्राइम सीन रिक्रिएट करवाते हैं। ठीक है, करवाओ। किशन भंडारी पर आईपीसी की धारा 377 अप्राकृतिक रूप से यौन संबंध बनाने के लिए, धारा 302 हत्या के लिए और महेश चतुर्वेदी पर धारा 304 गैर इरादतन हत्या के लिए और धारा 202 अपराध की जानकारी छुपाने के चार्जेस लगाए गए। किशन भंडारी के पिता मोहनलाल भंडारी पर आईपीसी की धारा 109 अपराध करने को उकसाने के लिए और धारा 201 सबूतों से छेड़छाड़ के चार्जेस लगाए गए। पुलिस की पहली जांच टीम को सस्पेंड कर दिया गया और अपना कर्तव्य सही तरह से ना निभाने के कारण उनके खिलाफ जांच के आदेश दिए गए। कालू यादव को उस पर लगे सभी आरोपों से बाइज्जत बरी कर दिया गया। कावेरी अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए लड़ी और आखिरकार उन रसूखदार और ताकतवर लोगों तक पहुंची जिन लोगों ने जुर्म से भागने के लिए बहुत कुछ किया था। कोई खबर? नहीं सर, पीसीओ वाले के पीछे लगा हूं, लेकिन जिस कॉलर ने किशन भंडारी का नाम आगे किया था उसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। कोई नहीं, केस को सही बंदे की तरफ घुमाने में बड़ी हेल्प की है उसने। नहीं भी पता चले तो ठीक है। सर वैसे मुझे लगता है कि कोई स्कूल से ही होगा, शायद उसकी इंसानियत जाग गई होगी और उसने हमें फोन कर दिया। वो कॉलर अब तक अज्ञात है, क्योंकि उस अज्ञात कॉलर ने अपनी जिम्मेदारी समझी, क्योंकि श्रुति की मां ने हार नहीं मानी और अपनी आवाज उठाई, क्योंकि कई संगठनों ने आम लोगों का साथ दिया और केस को री इन्वेस्टिगेट करने की उनकी आवाज को बुलंद किया। नतीजा यह हुआ कि कानून की पकड़ से दूर जा रहे और सबूतों को मिटा चुके असली अपराधी पकड़े गए, वरना इस केस में एक गरीब निर्दोष की बलि चढ़ाने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। हम उस इन्वेस्टिगेटिंग टीम की सराहना करते हैं जो इतनी बाधाओं से लड़ते हुए मामले की गहराई तक गई और असली आरोपियों को पकड़ने में सफल रही। हमारा सिस्टम ऐसे ही समर्पित और निष्ठावान लोगों के प्रतिबद्ध और सतर्क रहने से चलता है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। कल रात 11 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।